हेलो एवरीवन, चलिए स्टार्ट करते हैं पेपर सॉल्यूशन। यार एसओ का जो पेपर सेट ए है ये, तो इसको हम सारे के सारे क्वेश्चन सेट ए के डिस्कस करेंगे। बाकी किसी का दूसरा सेट है तो वो भी अपना कोरस्पॉन्डिंग चेक कर लेगा क्वेश्चंस। तो देखो फिर सेट ए के अकॉर्डिंग स्टार्ट करते हैं। जो पेपर का लेवल था वो काफी नॉर्मल था यार, मतलब आई होप कि आपके अच्छे मार्क्स आप स्कोर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन फर्स्ट से। आई विल क्लीन द हाउस एवरी सैटरडे, द हाउस डैश बाई मी एवरी सैटरडे। तो आपको पता है कि वॉइस में, जैसा कि हमने पहले भी काफी बार डिस्कस किया है, वॉइस की क्या खासियत होती है भाई। वॉइस की खासियत ये होती है कि इसमें आपका टेंस चेंज नहीं होता है। विल क्लीन है तो विल बी क्लीन हो जाएगा, सिंपल। इरेज कर देते हैं इसको। ओके, तो विल क्लीन है तो क्या हो जाएगा आपका, विल बी क्लीन। सो इसका ऑप्शन करेक्ट क्या होगा, फर्स्ट का सी इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन 2, पीपल डैश वॉक ऑन ग्रास, पीपल मस्ट नॉट वॉक ऑन ग्रास। बाकी कोई भी इसमें सुटेबल नहीं है, कुडंट नहीं आ सकता है, पास्ट हो जाएगा, नीड नोट नहीं आ सकता है कि आवश्यकता वगैरह की ऐसी तो कोई बात ही नहीं की गई यहाँ पे। मे नोट यहाँ पे कोई रिक्वेस्ट नहीं दिखाई गई है, तो मस्ट नॉट वॉक ऑन ग्रास। सो सी इज द करेक्ट आंसर। थर्ड क्वेश्चन, चूज द करेक्ट वर्ड ऑर्डर। इस टाइप के आपने पहले भी सेंटेंसेस किए होंगे जिनमें बताया गया था आपको कि इंटेरोगेटिव अगर आपको बनाना है तो पहले आपको हेल्पिंग वर्ब लगानी पड़ेगी। व्हाई डिड शी लीव सो अर्ली, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। सो सेम वे में जैसे आपने देखा होगा कि हार्डली डिड ही रीच देयर, इस टाइप से। सो हार्डली, स्कैर्सली, बेयरली, इन सब के साथ भी इनवर्जन यूज होता है। और इंटरोगेटिव जब आपको बनाना होता है तो ऑब्वियसली आपको हेल्पिंग वर्ब पहले लगानी पड़ेगी भाई। तो नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। सेलेक्ट सेम मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन वर्ड, टेक केयर नॉट टू गेट हर्ट विद द स्टीम फ्रॉम द कैटल। सो गेट हर्ट जो है इसका सेम वर्ड बताना आपको, बर्न्ड, ब्रूज्ड। ब्रूज्ड तो होता है वैसे, मतलब झुरिया टाइप लग जाना, और स्कैल्डेड या कट। सो बर्न्ड इज द करेक्ट आंसर, कि भाई जो स्टीम आ रही है कैटल से उससे आप हर्ट ना हो जाएं, बर्न ना हो जाएं, क्योंकि वो एकदम जला देती है ना स्टीम। सो उस चीज के लिए यूज किया गया है ये। सो इस चीज का अगर आपको सेम बताना है सो ए जो है वो मोस्ट सुटेबल है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, डैश हिज प्रिंसिपल्स, सिद्धांत, डॉक्ट्रिन, ही हैज टू बी वेरी ब्यूटीफुल विद रिगार्ड टू हिज प्रिंसिपल, सी इज द करेक्ट आंसर। कि जब आप उनके प्रिंसिपल्स की बात करते हैं तो ही हैज टू बी वेरी ब्यूटीफुल, तो वो बिल्कुल मतलब अच्छे होने चाहिए। सो सी इज द करेक्ट आंसर विद रिगार्ड टू हिज प्रिंसिपल। नेक्स्ट देखते हैं भाई। ही वॉज सीन डैश टू द स्कूल, उसको देखा गया, स्कूल गया देखा गया या स्कूल जाते हुए देखा गया, उसको स्कूल जाते हुए देखा गया, वो कंटिन्यूअस एक्टिविटी थी। सो ही वॉज सीन, उसको देखा गया गोइंग टू द स्कूल, बी इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। दे ऑर्गेनाइज्ड ए पार्टी डैश इज ऑनर दैट अजीता वॉज नॉट इन्वाइटेड डैश इट वॉज ए शेम, शी एडमायर्ड हिम मोस्ट एंड इट सीम्स अनलाइकली दैट शी वुड फॉरगिव द ऑर्गेनाइजर्स, कि वो ऑर्गेनाइजर्स को फॉरगिव नहीं करेगी। शी वुड अनलाइकली दैट शी वुड फॉरगिव द ऑर्गेनाइजर्स डैश देयर ओमिशन, कि उन्होंने जो गलती की है, ओमिट किया है नाम उसके लिए। सो दे ऑर्गेनाइज्ड ए पार्टी इन हिज ऑनर, उसके ओनर में, सम्मान में। ओनर मतलब सम्मान, ऑनररी होता है ना, जैसे ऑनररी रैंक्स होती हैं। सचिन तेंदुलकर को जैसे एयरफोर्स का ऑनररी ग्रुप कैप्टन बनाया गया है, सेम में बीएसएफ के लिए आपका इनको बनाया गया है, एमएस धोनी को बनाया गया है। सो ऐसे डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के लिए ऑनर, सम्मान के लिए जैसे इनको रैंक्स दिए जाते हैं। That Ajita was not invited to it. So obviously 2 is the correct answer. Invited to it was a shame. ये काफी शर्मनाक था। She admired him most and it seems unlikely that she would forgive the organizers for their omission. So obviously C is the correct option. चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। और अगर आपको है ना जिन तीनों नहीं भी पता है, अगर किसी एक पे ज्यादा कॉन्फिडेंस है तो भी आप ऑब्वियसली करेक्ट हो जाएगा आपका ऑप्शन।
When I say that the benefits of demonetization are moot, what do I mean? ये मीनिंग पहले भी डिस्कस किया गया है। मूट, मूट का मतलब होता है डिबेटेबल पॉइंट, जिसके ऊपर डिस्कस किया जा सके। मूट क्या होता है? डिबेटेबल पॉइंट, जिसके ऊपर डिस्कशन करने की जरूरत होती है। सो गवर्नमेंट इसके ऊपर मूट कर रही है, इस टाइप से काफी न्यूज़पेपर में काफी ज्यादा यूज होने वाला वर्ड है मूट। सो इसमें जो है आपका डी वाज द करेक्ट ऑप्शन, दैट द बेनिफिट्स ऑफ डिमोनेटाइजेशन आर डिबेटेबल। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। चूज मैचिंग प्रेपोजिशन टू द कंप्लीट द फॉलोइंग। अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग वर्ड आपने इतनी बार सुना होगा, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, कि क्वेश्चन के अनुसार, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। सो आपको पता है अकॉर्डिंग के बाद नॉर्मली टू आता है। सो अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट ड्राफ्ट, यहां पे आप मैच कर सकते हैं, 1 को 2 से मैच करना है। अब ऑप्शंस देख लो यहीं पे जल्दी, अगर आपको फास्ट करना है तो 1 को 2 से फर्स्ट में कर रखा है और फोर्थ में कर रखा है। हम एक बार सेकंड मैच कर लेते हैं, ऑटोमेटिक समझ आ जाएगा। डिफरेंट, सो ये फर्स्ट वाला तो ये मैच हो गया था आपका। डिफरेंट ऑफ द सोर्स बाय दिस इंफॉर्मेशन फ्रॉम द इवेंट्स, डिफरेंट फ्रॉम होती है कोई भी चीज, मतलब किसी से अलग होना, डिफरेंट फ्रॉम। सो सेकंड का फॉरम कंफर्म है, तो सेकंड का फॉर ए में ही दे रखा है बस, तो ऑब्वियसली ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। ओके, लिस्ट द वर्ब्स इन दिस सेंटेंस, इसमें आपको वर्ब बतानी है। ही हैड अर्न, देखो वर्ब की क्या पहचान होती है, पहले भी डिस्कस किया गया है कि जिसकी 3 फॉर्म होती हैं। सो ही हैड अर्नड, अर्न, अर्नड, अर्नड, 3 फॉर्म होती हैं। ये वर्ब है ही हैड अर्न, हैड जो है वो आपकी हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब है। हिज वेल पेड जॉब आफ्टर ए लॉन्ग स्ट्रगल, बट व्हेन ही सब्जेक्ट आ गया और लाफ इसके साथ क्या आ गई, वर्ब आ गई। लाफ, लाफ, लाफ्ड, जिसकी 3 फॉर्म होती है वो वर्ब होती है। सो ही लाफ्ड एट द मोस्ट इनऑपर्चून टाइम, इट कॉस्ट हिम द जॉब, इट आपका प्रोनाउन, कॉस्ट वर्ब आ गई, हिम आपका ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्टिव केस यूज हो रहा है यहां पे प्रोनाउन का, इसीलिए द जॉब। सो कॉस्ट क्या है, वर्ब है। सो 3 आ गई आपकी, हैड अर्नड, लाफ, लाफ्ड और कॉस्ट। तो ऑप्शन देखो अपने, हैड अर्नड, लाफ्ड एंड कॉस्ट, बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। विच ऑफ द स्टेटमेंट about the following sentence is true? The Raos had been living so frugally, frugal का मतलब होता है भाई इकोनॉमिकल, frugal का क्या मतलब होता है, इकोनॉमिकल, ज्यादा पैसा खर्च नहीं करने वाला। frugally all year that they saved enough money for a Mercedes, why यार, उन्होंने इतना पैसा बचा लिया कि मर्सिडीज खरीद ली। ठीक है, तो ये जो टेंस है ये किस, कौन सा वो है, नीचे जो दिया गया प्रेजेंट परफेक्ट ऑन, हैड बीन लिविंग दे रखा है ना भाई, इसको एक बार रफ कर लेते हैं। सो हैड बीन लिविंग का मतलब है पास्ट परफेक्ट और लिविंग V1 प्लस आईएनजी कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस आपके 2 में ही यूज किया गया, इसने 2 में नहीं, एक ही ऑप्शन में, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस बी। सो ऑब्वियसली बी इज द करेक्ट आंसर। The past perfect continuous tense used here indicates an ongoing state prior to a past action. I hope this is clear to everyone. चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। They could not admire his bright performance because of they dislike him. Because of they dislike him गलत हो गया ना, because they dislike him, वो उसको admire नहीं किया उन्होंने उसकी अच्छी परफॉर्मेंस को भी, क्योंकि वे उसको बिकॉज दे डिसलाइक हिम, क्योंकि वो उसको डिसलाइक करते हैं, बिकॉज दे डिसलाइक हिम, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। कोई डाउट नहीं होगा, आई होप आपको इसमें। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। शी वॉज अनईजी बिकॉज शी नेवर बी ऑन ए प्लेन बिफोर, यहां पे ये कहना चाह रहा है कि वो अनईजी थी, क्यों थी, क्योंकि इससे पहले, मतलब ये खुद पास्ट की बात है और इससे भी पहले, तो पास्ट परफेक्ट यूज होगा ना, शी हैड नेवर बीन ऑन ए प्लेन बिफोर। सो ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। दे ओनली वर्क व्हेन दे हैव नो मनी, इंप्रूव करना है हमें। ओके, इसको देखो अच्छे से समझो, कॉन्सेप्चुअल चीज है ये। जब इसको नॉर्मल पढ़ेगा ना कोई बच्चा तो शायद उसको मिस्टेक ना दिखाई दे, लेकिन जब इसको ध्यान से देखोगे तो आपको दिखाई देगी, बिल्कुल क्लियर कट, कॉन्स्पिक्यूअस। दे ओनली वर्क व्हेन दे हैव नो मनी,
ओनली जिसके साथ लगता है ना उस चीज का रिलेशन। ये सेंस क्या है, ये सेंटेंस क्या कहना चाह रहा है कि वो सिर्फ तभी काम करते हैं जब उनके पास पैसा नहीं होता है। सो वर्क के साथ ओनली आएगा ना, दे वर्क ओनली व्हेन दे हैव नो मनी। दे ओनली का मतलब है केवल वे, काम करने से रिलेटेड। सो ओनली यहां दे के लिए नहीं आया है भाई, वर्क के लिए आया है। दे ओनली वर्क नहीं, दे वर्क ओनली व्हेन दे हैव नो मनी। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। सो दे ओनली वर्क में दिक्कत है। सो यहां पे क्या आना चाहिए, वर्क ओनली। यस, सी विल बी द करेक्ट आंसर। तो इसको रफ कर लेते हैं। सो कैसे इंप्रूव कर सकते हैं आप, वर्क ओनली व्हेन दे हैव नो मनी। सो सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। सेंटेंस को बताना है कैसे इंप्रूव किया जा सकता है। आईटी एक्सपर्ट्स मे हैव टू स्टॉप हंटिंग फॉर बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज एज दीज आर नॉट सो इजीली अवेलेबल नाउ। कह रहा है कि जो आईटी एक्सपर्ट्स हैं मे हैव टू स्टॉप, उनको स्टॉप कर देना चाहिए। क्यों, मतलब दूसरी जॉब्स को तलाशना, बार बार चेंज करना, ये सब चीजें, क्योंकि ज्यादा बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं है आईटी एक्सपर्ट्स के लिए, ऐसा बता रहा है। सो नेक्स्ट नीचे देखते हैं। मे बी स्टॉपिंग द हंटिंग, कोई मतलब ही नहीं है। शुड हैव टू स्टॉप हंट, यहां पे जो है मे जो है ऑटोमेटिक इसके लिए ज्यादा सुटेबल है इन कंपैरिजन टू शुड, क्योंकि यहां पे आप मतलब एक पॉसिबिलिटी की बात कर रहे हो, गारंटी नहीं दे सकते हो, किसी को एडवाइस नहीं कर सकते हो। सो एक पॉसिबिलिटी की बात हुई है, दे मे हैव टू स्टॉप। सो इसलिए मे इज द करेक्ट आंसर, नो करेक्शन रिक्वायर्ड आ जाएगा इसमें भाई। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। द NYC बिल्डिंग एट न्यूयॉर्क सिटी इज एज हाई एज एवरी अदर बिल्डिंग इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ये कहना चाह रहा है यहाँ पे कि जो NYC की बिल्डिंग है वो दूसरी जो बिल्डिंग्स है यूनाइटेड स्टेट्स की उनसे ऊंची है। तो इस चीज को कैसे बोलेगा, इज हायर देन एनी अदर बिल्डिंग इन द स्टेट्स ऑफ अमेरिका, क्योंकि जो न्यूयॉर्क सिटी की जो बिल्डिंग है उस ऊंची है, जो अमेरिका में बिल्डिंग्स है उनसे। इज हायर देन एनी अदर बिल्डिंग इन द स्टेट्स ऑफ अमेरिका। सो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। शी एज वेल एज हर सिस्टर, कि वो भी और उसकी सिस्टर भी इज इंगेज्ड। सो इसमें आपको क्या बताना है, पार्ट ऑफ स्पीच बताना है। तो एज वेल एज का क्या काम है, ये इन दोनों को जोड़ रहा है, प्लस कर रहा है। तो प्लस करने का काम कौन करता है, कंजंक्शन। सो ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। द पॉलिटिशियन इज नोटोरियस, नोटोरियस का मतलब होता है जो गलत काम के लिए जाना जाता है। द पॉलिटिशियन इज नोटोरियस फॉर करप्शन। फोर तो पता ही है अब सबको, प्रेपोजिशन होते हैं। सो बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। द गोल्डन रिंग इज टू कॉस्टली टू परचेज। सो टू कॉस्टली टू परचेज, कॉस्टली का बताना है क्या है ये पार्ट ऑफ स्पीच। ऐसा बोलते हैं ना, इट इज ए कॉस्टली आइटम। सो कैसा आइटम, आइटम क्या है, आइटम एक नाउन है। कॉस्टली क्या है, इस नाउन की बारे में बता रहा है। तो जो नाउन के बारे में बताता है वो क्या होता है, वो होता है आपका एडजेक्टिव। सेम वे में यहां पे कॉस्टली क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। सो सी इज द करेक्ट आंसर। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। चूज द करेक्ट पार्ट ऑफ स्पीच फॉर द वर्ड इन ब्रैकेट। ए ड्रोनिंग मैन कैचेज एट ए स्ट्रॉ। मतलब ये बता, यहाँ पे जो ईडियम है इसका मतलब होता है कि भाई डूबते को तिनके का सहारा काफी होता है। वो मतलब तिनके को भी पकड़ने की कोशिश करता है, ऑल्दो वो इनसिग्निफिकेंट होती है वो चीज, बट उसको भी वो छोड़ता नहीं है। ए ड्रोनिंग मैन। सो जब, ध्यान से सुनिए, वर्ब के साथ आईएनजी यूज होता है और इसको एज ए सब्जेक्ट यूज किया जाता है, मतलब एज ए नाउन यूज किया जाता है, तो दैट इज कॉल्ड जिरंट। लेकिन यहां पे एज ए नाउन नहीं, नाउन की विशेषता बता रहा है ड्रोनिंग मैन, एडजेक्टिव यूज किया गया है। तो जब एज एन एडजेक्टिव यूज किया जाता है V1 प्लस आईएनजी, तो ये हो जाता है भाई इन्फिनेटिव, सॉरी, तो ये हो जाता है पार्टिसिपल। और इन्फिनेटिव क्या होते हैं, इन्फिनेटिव होते हैं आपके जो 2 प्लस आप लगाते हो ना, 2 प्लस बेस फॉर्म ऑफ वर्ब, टू गो, टू लिव, वो सब होते हैं आपके इन्फिनेटिव। सो आई होप दीज आर क्लियर। तीनों चीजें आपको यहाँ पे मेन नहीं है, क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। चूज द करेक्ट पार्ट ऑफ स्पीच फॉर द वर्ड इन ब्रैकेट। ए ग्रेट टॉकर इज ए ग्रेट लायर।
सो लायर जो है यहाँ पे ऑब्जेक्ट की जगह यूज हुआ है ना। ए ग्रेट टॉकर, यहाँ पे पूरा एक सब्जेक्ट है, ये एक ऑब्जेक्ट है। पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जगह जो भी चीज आती है वो या तो नाउन होगी या प्रोनाउन होगी। तो यहाँ पे नाउन है कि प्रोनाउन है? प्रोनाउन तो है नहीं, प्रोनाउन तो ही शी इट दे होते हैं, तो ऑब्वियसली क्या है? नाउन है। सो नाउन अपने पास डी ऑप्शन है, तो डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। चूज द करेक्ट पार्ट ऑफ स्पीच फॉर द वर्ड्स इन ब्रैकेट। ईट टू लिव बट डू नॉट लिव टू ईट। कि भाई सिर्फ जीने के लिए खाओ, खाने के लिए मत जियो, ऐसा बोलते हैं ना। सो वही चीज है ये टू लिव, टू प्लस बेस फॉर्म ऑफ वर्ब क्या होती है? इन्फिनिटिव। सो देखते हैं, यस बी इज द करेक्ट आंसर, और इनके बारे में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। अनीता डैश फॉर द चैरिटेबल कोज। अनीता केम टू कंट्रीब्यूट। अनीता आई कंट्रीब्यूट करने के लिए फॉर द चैरिटेबल कोज। सो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, कोई डाउट नहीं होगा। फर्स्ट क्यों नहीं हो सकता है? अनीता कम टू कंट्रीब्यूटेड, टू के बाद तो फर्स्ट फॉर्म आती है, तो वैसे ये गलत हो गए दोनों। और वैसे भी आप प्रेजेंट में तब यूज करते हो जो ऐसी एक्टिविटीज होती है जो एक हैबिचुअल हो, वो दिखाने के लिए आप प्रेजेंट का यूज करते हो। तो यहाँ पे अनीता केम टू कंट्रीब्यूट फॉर द चैरिटेबल कोज, सी इज द करेक्ट आंसर। एवरीवन एट द पार्टी डैश अमेज्ड बाय हिज परफॉर्मेंस। एवरीवन हर एक, पर्टिकुलर की बात कर रहा, ईच, एवरीवन, इन सब के साथ क्या आएगा? सिंगल फॉर्म आती है, मतलब सिंगुलर। सो एवरीवन एट द पार्टी वाज अमेज्ड बाय हिज परफॉर्मेंस, कि उसकी परफॉर्मेंस से अमेज्ड था। सो ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। एलाइस इज नॉट एट होम एट द मोमेंट, सी डैश वर्क। यहां पे वर्क का जो मतलब है, जैसे ही इज एट होम ऐसा बोलते हो आप, ये सेंटेंस सुना होगा ना, ही इज एट होम, वह घर पर है। ही इज एट ऑफिस, इसमें भी आपको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वर्क देखते ही आप, ये मतलब ऑब्वियसली थोड़ा कंफ्यूजिंग दिया गया है चेक करने के लिए कॉन्सेप्ट्स को। सो वर्क का यहाँ पे जो मतलब है वो वर्क प्लेस से है, जो काम करने वाली जगह है उससे है। सी इज एट वर्क, सो इसका हो जाएगा डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। फ्रेंच पीपल लव कुकिंग डैश द इंग्लिश डोंट सीम वेरी इंटरेस्टेड। कि जो फ्रांस के जो लोग हैं ना, फ्रेंच जो पीपल हैं, उनको कुकिंग अच्छी लगती है, दे लव कुकिंग, डैश द इंग्लिश डोंट सीम वेरी इंटरेस्टेड। वेयर एज, क्योंकि वेयर एज का मतलब होता है जबकि। सो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। वेन, जब, वेन एवर टाइम के लिए यूज होता है, वेयर कहां, लोकेशन के लिए यूज होता है, तो यहां पे ओनली वेयर एज ही ऑप्शन बच गया आपके लिए, जो कि करेक्ट है। नेक्स्ट देखो भाई, माई ऑन्ट हु लिव्स इन मुंबई इज ए डॉक्टर। देखो हु लिव्स इन मुंबई, ये एक ऐसी चीज है जिसको मैं हटा भी दूं ना तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। माई ऑन्ट इज ए डॉक्टर, ठीक है। ये क्या है? ये एक एडजेक्टिव क्लोज बोलते हैं। नाउन की जो विशेषता बताए वो एडजेक्टिव होता है, लेकिन अगर एक वर्ड की बताए, वो एक वर्ड की जगह अगर कोई पूरा एक टाइप से सेंटेंस यूज कर दे उसके लिए, तो दैट इज कॉल्ड क्लोज। तो हु लिव्स इन मुंबई, ये इसके बारे में डिस्क्राइब करने वाली चीज है, तो ये हो गया एडजेक्टिव क्लोज, जो इसके बारे में बता रहा है, माई आंट के बारे में स्पेसिफिकेशन दे रहा है। जैसे द बॉय इन रेड टी शर्ट, इन रेड टी शर्ट इज माई ब्रदर, इस टाइप से आप बोले अगर, तो इन रेड टी शर्ट, ये क्या है? ये एक एडिशनल इंफॉर्मेशन है जो उस पर्टिकुलर लड़के के बारे में दी जा रही है। सो ये एडजेक्टिव क्लोज होते हैं। सो यहां पे भी सिमिलर वे में, सिमिलर लाइंस पे, माई आंट हु लिव्स इन मुंबई इज ए डॉक्टर। सो यहां पे ऑब्वियसली एक पोज आता है, सो जिसके कारण यहां पे और यहां पे आपके कोमा आएंगे। सो बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। वेट ए मिनट, रुको जरा, सब्र करो, ये सुना होगा ना आपने। सो वेट ए मिनट मतलब एक मिनट रुको। आई डैश दिस बॉक्स फॉर यू, आई विल कैरी दिस बॉक्स फॉर यू, कि मैं इस बॉक्स को तुम्हारे लिए कैरी कर लूंगा, थोड़ा रुको, वो शायद किसी काम में लगा हुआ होगा। सो बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। इट्स
wet and rainy outside today, you dash go out without an umbrella। बोल रहा भाई बाहर बारिश का सीजन है तो आपको नहीं जाना चाहिए बिना अम्ब्रेला के, यू शुड नॉट गो आउट विदाउट एन अम्ब्रेला। सो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। चेंज इनटू पैसिव वॉइस, द सोल्ट वाटर कोरोडेड द मेटल बीम्स। कोरोडेड वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज हो गई है, मतलब पास्ट है, तो द मेटल बीम्स, बीम्स प्लूरल हो गया, वर कोरोडेड बाय द सोल्ट वाटर। सो वर कोरोडेड डी में ही दे रखा है, बस सिंपल। नेक्स्ट देखो, द हेडमास्टर डैश टू टॉक टू यू। हेडमास्टर सिंगुलर है, तो सिंगुलर है तो वर्ब के साथ एस आएगा, वॉन्ट्स। सो बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो, ए बॉम्ब स्केयर डैश ए डिले ऑफ द फ्लाइट। मतलब समझ गए क्या कहना चाह रहा है कि जो बॉम्ब स्केयर, बॉम्ब का जो डर था ना, उसके कारण जो फ्लाइट वो डिले हुई। सो ए बॉम्ब स्केयर हैड कोज्ड ए डिले ऑफ द फ्लाइट। ये क्यों नहीं आ सकता वॉज कोज्ड? वॉज कोज्ड आने से पैसिव बन जाएगा, फिर आपको ऐसे बनाना पड़ेगा, ए डिले ऑफ द फ्लाइट वॉज कोज्ड बाय ए बॉम्ब स्केयर, ऐसे बनेगा। फिर वो वॉज हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आते ही पैसिव वॉइस बन जाता है। सो वॉज कोज्ड इसलिए नहीं लगा सकते क्योंकि यहां पे फिर ये पैसिव वॉइस बन जाएगा। सो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन कि ए बॉम्ब स्केयर हैड कोज्ड ए डिले ऑफ द फ्लाइट। डी इज द करेक्ट आंसर। एवरीवन अंडरस्टैंड्स इंग्लिश, अंडरस्टैंड्स इंग्लिश प्रेजेंट है, सो इसीलिए आप इज एम आर लगाओगे। इंग्लिश सिंगुलर है तो इज लगा दो। इंग्लिश इज पैसिव बनाना है तो हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, इंग्लिश इज अंडरस्टूड बाय एवरीवन। सो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। कोई दिक्कत नहीं आई होगी वॉइस नरेशन इसमें, और पूरे पेपर में ही आई होप किसी को कोई दिक्कत नहीं आई होगी। काफी मतलब सिंपल क्वेश्चन पेपर था। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। द डायमंड रिंग दैट हर हस्बैंड बॉट फॉर हर टर्न डैश टू बी फेक वन। टर्न आउट का मतलब होता है कि जो एकदम आपके सामने कोई भी चीज अपीयर होती है, टर्न आउट। फ्रेजल वर्ब में आता है ये, फ्रेजल वर्ब्स होती हैं जिसमें ये सारी चीजें डिस्कस होती हैं। फ्रेजल वर्ब आप अरिहंत की बुक से सारी की सारी कर सकते हो। अगर वीडियो की रिक्वायरमेंट है तो फ्री वीडियो अवेलेबल है यूट्यूब पे, एकदम बेसिक चैनल पे आप देख लेना, कंप्लीट फ्रेजल वर्ब करके क्लास है, तो सारी की सारी फ्रेजल वर्ब वहां पे करवा रखे हैं भाई। सो वहां से आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। टर्न आउट टू बी फेक वन। सो टर्न आउट मतलब अपीयर होना कोई भी चीज कि भाई जो उसने डायमंड रिंग खरीदी वो नकली थी, है ना, तो पता नहीं मतलब कैसे हुआ, दुकानदार ने धोखा किया या उनके हस्बैंड ने धोखा किया, ये पता ही नहीं चल रहा अभी, है ना। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। टॉम डैश टू कॉल सुसान यस्टरडे। यस्टरडे मतलब पास्ट की बात कर रहा है तो ओबियसली पास्ट में जाओगे आप। सो सपोज्ड या वाज सपोज्ड, ये पैसिव में जा चुका है कि उसको, टॉम वाज सपोज्ड टू कॉल सुसान यस्टरडे, कि उसको कॉल करनी चाहिए थी, ठीक है। वाज सपोज्ड जैसे ऐसा बोलते हैं ना कि इफ यू आर गोइंग फॉर एग्जामिनेशन यू आर सपोज टू कंप्लीट दीज थिंग्स, मतलब यही आपको कर लेना चाहिए, रिवीजन एक बार इस चीज का कर लेना चाहिए। यू आर सपोज्ड मतलब कि ऐसा माना जाता है कि आप ऐसा कर ही लोगे, है ना, सपोज्ड। सो यू द टॉम वाज सपोज टू कॉल सुसान यस्टरडे, तो बट क्या हुआ, बट ही हैड फॉरगॉटन, तो भूल गया भाई, क्या करें फिर। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ सकते हैं हम। करेक्ट स्टेटमेंट चूज करनी है। सीनियर, जूनियर, इंफीरियर, इनके साथ क्या आता है, टू आता है। शी इज सीनियर टू मी, सो बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। आई विल इन्फॉर्म दिस दैम, ये क्या है मतलब ये तो बिल्कुल ही आई होप समझ गए होंगे आप, गलत है, कनेक्ट नहीं कर रखी है ना चीजें। आई विल इन्फॉर्म दैम ऑफ दिस, नहीं गलत है। आई विल इन्फॉर्म दिस, मैं ये चीज इन्फॉर्म करूंगा किसको, टू दैम, सो सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। विच सेंटेंस इज करेक्ट, शी लिव्स इन एन अपार्टमेंट, सही है बिल्कुल, कोई दिक्कत ही नहीं है, वो एक अपार्टमेंट में रहती हैं। सो शी लिव्स इन एन अपार्टमेंट, करेक्ट प्रेपोजिशन यूज कर रखी है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। नेक्स्ट देखो, वी विल गो शॉपिंग सून, करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा हाँ, यहाँ पे एक कंफ्यूजन आता है काफी बच्चों को, उनको लगता है वी विल गो फॉर शॉपिंग सून, ऐसा आना चाहिए, फोर आना चाहिए। देखो वो तब जब आप किसी चीज को परचेज करने के लिए जा रहे हो ना, तब वी आर गोइंग टू परचेज, तब आप प्रेपोजिशंस लगाते हो। लेकिन ये जो खरीदना
खरीदने के लिए जो पूरी जो एक्टिविटी है ना, इस पूरी एक्टिविटी के लिए ही वर्ड बना हुआ है शॉपिंग। तो कोई मतलब इसके साथ अलग से प्रेपोजिशन नहीं आएगी। मतलब आप खरीदने वाला जो पूरा प्रोसेस है उसका ही नाम शॉपिंग है, जो पूरी प्रक्रिया है, एक्टिविटी है, तो इसीलिए इसके साथ अलग से फिर प्रेपोजिशन नहीं आती है। वी विल गो शॉपिंग सून, ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो भाई, विच सेंटेंस इज करेक्ट? आई एम टायर्ड ऑफ वर्किंग। हाँ ये करेक्ट है, मैं बिल्कुल मतलब काम कर करके थक चुका हूँ। आई एम टायर्ड ऑफ वर्किंग काफी यूज होता है ये सेंटेंस। आई एम टायर्ड टू वर्किंग नहीं, आई एम टायर्ड टायरिंग ऑफ वर्किंग, टायर्ड एंड वर्किंग, नो नो नो। सो ए इज द करेक्ट आंसर। आई एम टायर्ड ऑफ वर्किंग एक नॉर्मल सेंटेंस है, काफी बार यूज होता है। Doesn't it intrigue you? The word in the bracket means, इंट्रीग का मतलब होता है भाई किसी मतलब चीज में रुचि होना, मतलब एक टाइप से आपको ये मतलब एक टाइप एक्टिवेट नहीं करता क्या, एक आपकी रुचि नहीं जगती क्या इस चीज में। तो इंट्रीग का मतलब होता है अराउज इंटरेस्ट, ठीक है। और हाँ, वो कैब का भाई पहले भी बताया था आप लोगों को, एक सिंपल बड़े भाई वाली सलाह दे रहा हूं। वो कैब अगर आपको परमानेंट सॉल्यूशन करना है तो जस्ट 1 महीना लगेगा पूरा काम करने में, लाइफ टाइम के लिए दिक्कत नहीं आएगी। एक तो वर्ड पावर की बुक आती है, वर्ड पावर बाय नॉर्मन लिविस, उस बुक को कंप्लीट कर लो। वो बेसिक है वर्ड पावर वाली जो बुक है, मतलब वहां से आपका इंटरेस्ट जग जाएगा आपके अंदर। लेकिन काफी मोटी बुक आती है वो, तो बच्चों को डर लगता है उसको पढ़ने में। कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल फ्री क्लास अवेलेबल है, आप यूट्यूब चैनल पे देख सकते हो, या फिर आप जस्ट सर्च करना वर्ड पावर मेड इजी, आपको ऑटोमेटिक क्लास दिखाई देगी 11 घंटे की। उसमें 11 घंटे और कुछ मिनट की पूरी वर्ड पावर की बुक करवा रखी है, वो कर लो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये जैसे ही आप 11 घंटे वाला सिलेबस कर लोगे, इसके बाद एकदम बेसिक ऐप है अपनी, उसके ऊपर आपको कंप्लीट सिनोनिम एंटोनिम पैकेज करवा रखा, जिसमें मतलब एसएससी में पूछे गए सारे सिनोनिम एंटोनिम करवा रखे हैं, और वो अपने आप में एक कंप्लीट सिलेबस है। और ये एग्जाम से पहले भी आप लोगों को बताया था मैंने कि भाई ये कर लो, इससे बाहर नहीं आएगी वो कैब। और चलो इंट्रीग है जैसे, तो आपको एक एग्जाम्पल के लिए दिखा देता हूँ एक बार, कि जैसे मान लो ये कोर्स जो है उसकी पीडीएफ है, तो इसका एक बार दिखा देता हूँ आपको। इंट्रीग वर्ड जैसे आपको सर्च करना है तो आप पीडीएफ में सर्च भी कर सकते हो, और ये सारे वर्ड जो है ना इंट्रीग देखो, लुभावना, ग्रिपिंग, फैसिनेटिंग, इंटरेस्टिंग, विद फोटोज आपको वीडियो फॉर्म में करवा रखे हैं, और ये पीडीएफ भी साथ में उसमें रहती है। एक बार कर लो, लाइफ टाइम का आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। सो आई होप भाई चीज समझ आए तो देख लेना, बाकी आपकी मर्जी है, ठीक है। नेक्स्ट की ओर देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। द ब्रांचेज ऑफ ट्रीज वर फॉन्डलिंग द स्काई। सो देख के ये आपको सेंस निकल रही है, वर फॉन्डलिंग द स्काई, क्या इसमें कुछ और ऑप्शन हो सकता है क्या? ये देखो इधर, यहाँ पे जब हम देखेंगे, सो मूविंग हो सकता है क्या, स्काई को मूव करेगी? नहीं। लर्निंग हो सकता है क्या? नहीं। टचिंग द स्काई, टचिंग इज द करेक्ट आंसर। सो सी इज द करेक्ट आंसर। जस्ट एक हाइपरबोले सेंस में, मतलब अतिशयोक्ति जो अलंकार होता है ना, उस सेंस में यूज होता है। सो काफी ऊंचे पेड़ होंगे, वो टचिंग द स्काई। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। वेरासिटी का मतलब होता है जेन्युइनिटी, रियलिटी। सो वेरासिटी, जेन्युइन, रियल। सो यहाँ पे ऑब्वियसली रियलिटी ऑप्शन दे रखा था सिनोनिम, और ये उसमें भी कंप्लीट सिनोनिम एंटोनिम पैकेज में भी, मतलब उसमें तो सारे हैं ही जो भी आपकी वो कैब पूछी गई है ना। सो उसमें, या फिर आप अगर दूसरा वर्ड पावर वाला देखोगे तो इन दोनों में सारे हैं, ये वो कैब पूरी है। उनसे बाहर वैसे भी आपके किसी एग्जाम में नहीं आएगी, क्योंकि अपने आप में वो कंप्लीट है चीजें। व्हाट इज सिनोनिम ऑफ वेरासिटी? वेरासिटी मतलब रियलिटी, जेन्युइनिटी। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। मिलिट्री का उल्टा तो काफी सिंपल था, सिविल है ना। सिविल लाइफ, मिलिट्री लाइफ दोनों अलग होती हैं, ऐसा बोलते हैं। सो सिविल। इम्ब्रेस, इम्ब्रेस का मतलब होता है गले लगाना, ठीक है। और इसका उल्टा क्या हो जाएगा? रिजेक्ट करना, ठीक है। सो अब अगर मान लो किसी को ये वाला मीनिंग भी सर्च करना है तो वो कैसे करेगा, वो दिखा देता हूं। तो हम जैसे सर्च कर सकते हैं इम्ब्रेस मीनिंग, जैसे ही आप सर्च करेंगे आपको दिखाई देगा नीचे, मोबाइल में भी कर सकते हैं। तो ये देखिए, इम्ब्रेस स्वीकार करना, एक्सेप्ट करना कोई भी चीज, हग करना, क्लैस्प करना, ठीक है। ये फोटोज के साथ भी बता रखा है। एंटोनिम क्या हो जाएगा? रिजेक्ट कर। तो सेम वे में आपके एग्जाम में भी आ रखा था इम्ब्रेस। सो एंटोनिम क्या हो जाएगा? रिजेक्ट। सो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर, 46th क्वेश्चन की ओर। सबवर्जन, सब का मतलब होता है अंडर, तो किसी भी चीज को डाउन करना,
तो अगर कि आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं तो आप उस ऑर्गेनाइजेशन को डिमीन कर रहे हैं या फिर उसके जो बंदे हैं उनको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, सो दैट इज कॉल्ड सबवर्जन। ऐसे ही सिमिलर वे में एक वर्ड होता है सैबोटाज, उसका मतलब होता है तोड़ फोड़ करना सरकारी प्रॉपर्टी को। सबवर्जन का मतलब होता है भाई किसी को मतलब अगेंस्ट वो जाना, मतलब ऑर्गेनाइजेशन के एक टाइप से, है ना। सो दैट इज सबवर्जन। और यहाँ पे पूछा गया ऑपोजिट, सो ये हो जाएगा कॉम्प्लाई करना, कॉम्प्लायंस करना, बिल्कुल उसके साथ मतलब इनलाइन होना चीजों के, कॉम्प्लाई फॉलो करना। नेक्स्ट देखो सिनिस्टर, काफी सिंपल था। सिनिस्टर का मतलब होता है बुराई। आया कहां से है ये, ग्रीक लैंग्वेज में लेफ्ट हैंडेड पीपल को सिनिस्टर बोला जाता था, वहां से आए ये। सो सिनिस्टर का ऑपोजिट पूछा गया है, तो ये सिनोनिम तो इविल हो जाएगा, लेकिन हमसे पूछा गया है ऑपोजिट, तो गुड, ऑब्वियसली ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। शी वॉज नॉट फीलिंग वेल, सो शी वॉज डैश टू गो टू द इवनिंग पार्टी। सो शी वॉज रिलैक्टेंट। रिलैक्टेंट का मतलब होता है किसी भी चीज से थोड़ा सा रेजिस्ट करना, कि मैं ये नहीं करना चाह रहा हूं, मेरा मन नहीं कर रहा, सो यू आर रिलैक्टेंट इन डूइंग दैट। सो बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। ही फायर्ड हिज असिस्टेंट फॉर एक्सेसिंग हिज फाइल्स विदाउट हिज कॉन्सेंट। कॉन्सेंट कौन से वाला, ये वाला। इस कॉन्सेंट का क्या मतलब होता है, इच्छा, सहमति। ठीक है, सहमति मतलब उनका कॉन्सेंट, एग्रीमेंट उसको बोलते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। ओके, 50 से 52 में भाई दो वर्ड्स का पेयर होगा जो या तो सिमिलर होंगे, सिनोनिम होंगे आपस में, या एंटोनिम होंगे, वो आपको बताना था। देखो, विद स्टैंड, क्लाइमेट, हॉट और सरेंडर। तो विद स्टैंड जो होता है इसका मतलब होता है स्टैंड लेना, बिल्कुल रेजिस्ट करना चीज को, हाँ भाई ये चीज ऐसे नहीं है, रेजिस्ट करना विद स्टैंड। और सरेंडर करने का मतलब होता है गिव अप कर देना, है ना। दैट कंट्रीज आर्मी सरेंडर्ड, ऐसा बोलते हैं, सरेंडर कर देना, गिव अप कर देना। सो फर्स्ट और फोर्थ कनेक्टिंग है। फर्स्ट और फोर्थ की जब बात करें तो इसमें ऑप्शन कौन सा है, बी। बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। ग्रेगेरियस, कितनी बार ये मीनिंग पहले भी करवाया गया है। ग्रेक्स का मतलब होता है झुंड, ठीक है, ग्रुप ऑफ पीपल, एनिमल, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। सो ग्रेक्स का मतलब झुंड होता है, इसलिए जो झुंड में जो लोग होते हैं, जिसको झुंड में रहना पसंद है, काफी दोस्त बनाना पसंद है, उन्हें भी ग्रेगेरियस पीपल बोलते हैं। और उसे सोशेबल भी बोलते हैं, भाई काफी सोशल है वो, सामाजिक है बंदा, काफी लोगों के साथ मिलजुल के रहता है। सो 1 and 3 आर मैचिंग एंड सिनोनिम टू ईच अदर। सो 1 and 3 ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। डिसर्निबल था, जैसे डिसर्निबल होता है कोई भी चीज आप अलग से चेक कर सको, जैसे ऐसे मैं एरोज लगा रहा हूं, ठीक है। तो इसमें मैं पूछूं कि इसमें क्या कोई एक एरो ऐसी है जो ऑपोजिट है, तो आप बोलेंगे दिस इज इजीली डिसर्नेबल। डिसर्नेबल मतलब जो कि आराम से डिसर्न किया जा सकता है, जिसको अलग किया जा सकता है, तो ये उल्टा डायरेक्शन है ना इसका। सो डिसर्नेबल मतलब उल्टा। अच्छा, क्यूजोटिक का मतलब होता है ईडीएम भी है ये एक, और वो कैब में सिनोनिम एंटोनिम में पूछा जाता है। मतलब क्यूजोटिक प्रोजेक्ट मतलब जो काम का नहीं हो, वर्थलेस हो एक टाइप से। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। जेपरडाइज मतलब इंडेंजर, रेपुडिएट और डिसोन, दोनों का मतलब ही होता है कोई भी चीज मतलब छोड़ देना। सो सेकंड और फोर्थ मैचिंग दिखाई दे रही है इसमें। सो देखो सेकंड और फोर्थ, यस सी ऑप्शन है, तो सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। नफीसा इज अफ्रेड ऑफ स्पाइडर्स। अफ्रेड ऑफ का मतलब होता है किसी से डरना, अफ्रेड ऑफ, ही इज अफ्रेड ऑफ फायर, ही इज अफ्रेड ऑफ वाटर, इस टाइप से। सो डी इज द करेक्ट आंसर। आई एम वरीड अबाउट द एग्जाम, मैं एग्जाम्स के लिए वरी हूं, आई एम वरीड अबाउट द एग्जाम। सो बी इज द करेक्ट आंसर। ही लुक्स अपसेट, ये डायरेक्ट प्रेपोजिशन, फिक्स्ड प्रेपोजिशन है भाई, इसमें कुछ ज्यादा मतलब समझने का क्योंकि होता नहीं है, तो इसलिए ज्यादा डिस्कस नहीं करने प्रेपोजिशंस को। ही लुक्स अपसेट, आई थिंक ही टुक द क्रिटिसिज्म टू हर्ट, ऐसा लग रहा है उसने दिल पे ले ली बात भाई, ठीक है। सो क्रिटिसिज्म टू हर्ट, ए इज द करेक्ट आंसर। 56 देखिए। आई एम एनवियस, एनवियस का मतलब होता है जेलेसी, एनवी, जेलेसी। वैसे इन दोनों में थोड़ा सा माइन्यूट डिफरेंस होता है, जो वर्ड पावर की क्लास है उसमें समझा रखा।
लेकिन यहाँ पे अभी डेप्थ में डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, ऑलमोस्ट दोनों सेम चीज होते हैं। आई एम एनवियस डैश देम, आई एम एनवियस ऑफ देम। ठीक है, तो मतलब इसका सेंटेंस का ये मतलब है कि मुझे उनसे जलन है। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। ही कॉन्फाइडेड डैश मी, ही कॉन्फाइडेड इन मी। कॉन्फाइड का मतलब होता है किसी पे ट्रस्ट करना, ताकि आप उसको अपने सीक्रेट वगैरह बता सकें। सो ही कॉन्फाइडेड इन मी मतलब उसने मेरे ऊपर भरोसा किया, ही ट्रस्टेड मी। दे डिसाइडेड डैश द ग्रे सोफा, दे डिसाइडेड अबाउट द ग्रे सोफा, कि उसके बारे में उन्होंने डिसीजन ले लिया है। दे डिसाइडेड अबाउट द ग्रे सोफा, जो भाई ग्रे कलर का जो सोफा है उसके बारे में वो डिसाइड कर चुके हैं। शी सफर्स डैश ए हार्ट डिजीज, सफरिंग फ्रॉम होता है ना, शी सफर्स फ्रॉम ए हार्ट डिजीज। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। द टीचर सेट सम होमवर्क डैश द एंड ऑफ द लेसन, एट द एंड ऑफ द लेसन। काफी बार यूज करते हैं हम ये वर्ड कि एट द एंड ऑफ द प्ले, एट द एंड ऑफ द लेसन, एट द एंड ऑफ द गेम वी विल डिस्ट्रीब्यूट प्राइजेज, इस टाइप से। सो एट द एंड ऑफ द लेसन इज द करेक्ट आंसर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। सो नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 61। आई एम गुड डैश टेनिस, आई एम गुड एट टेनिस। इफ यू आर समथिंग, आप किसी चीज के अंदर अच्छे हैं तो आई एम गुड एट दिस, इस टाइप से बोला जाता है। सो आई एम गुड एट टेनिस, आई एम गुड एट चेस। सो गुड एट यूज किया जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। वी अराइव्ड डैश द स्टेशन एन आवर लेट, वी अराइव्ड एट द स्टेशन एन आवर लेट। सो 62 का हो जाएगा सी। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। दे यूजुअली स्पेंड देयर हॉलीडेज इन डैश माउंटेन्स। माउंटेन से पहले जो माउंटेन्स के जो नेम होते हैं, जैसे द हिमालयाज, द माउंट एवरेस्ट, उनसे पहले भी द लगता है और माउंटेन से पहले भी। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। 64 की ओर बढ़ते हैं। लॉस एंजल्स हैज डैश आइडियल क्लाइमेट, सो लॉस एंजल्स हैज एन आइडियल क्लाइमेट। ये हो जाएगा भाई डी। सो डी इज द करेक्ट आंसर। आइडियल, जैसा कि आपको पता है ओवल का साउंड आ रहा है तो सिंपल वे में एन यूज करेंगे आप। दिस इज डैश वर्स्ट, जब सुपरलेटिव का यूज किया जाता है स्पेसिफिक चीज के लिए वो भी, तो द का यूज आता है उससे पहले आर्टिकल में। दिस इज द वर्स्ट मैक्सिकन रेस्टोरेंट इन द कंट्री। सो द हो जाएगा, मतलब ए इज द करेक्ट आंसर। आई कांट लिव ऑन डैश $500 ए मंथ, आई कांट लिव ऑन $500 ए मंथ। ऑब्वियसली नो आर्टिकल, कोई लगाने की जरूरत ही नहीं है ना। यहाँ पे $500 से पहले कुछ भी लगाने की जरूरत नहीं है। नॉर्मल आप सेंटेंस बोल के भी देखेंगे तो आपको पता चलेगा नो नीड, कोई जरूरत नहीं इससे पहले लगाने की। हाँ, अगर कोई स्पेसिफिक चीज की बात करते हैं तब आप द का यूज करते हैं, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं होती। सो इसमें हो जाएगा नो आर्टिकल, बी इज द करेक्ट आंसर। सो नेक्स्ट इज 67th। समवन कॉल्ड डैश पुलिसमैन, और 68 दे रखा है समवन कॉल्ड डैश पुलिस। सो जब पुलिस को बुलाने की बात होती है तब द पुलिस, द आर्मी, द पुलिस, समवन कॉल द पुलिस। और जब एक आदमी को बुलाने की बात है समवन कॉल ए पुलिसमैन, सो तब आपका ए यूज होगा आर्टिकल। सो इसमें ए आ जाएगा और इसमें द आ जाएगा। काफी लोग नो आर्टिकल भी लगा के आए होंगे इसमें, बट नहीं, इसमें द इज द करेक्ट ऑप्शन। 69। ही इज डैश रियल अमेरिकन हीरो, ऐसा बोलते हैं ना, ही इज ए रियल सुपरस्टार। सो सेम में होता है ही इज ए रियल अमेरिकन हीरो, ए रियल। आई डोंट लाइक डैश डॉग्स बट आई लाइक माई ब्रदर्स डॉग। आप ऐसा नॉर्मली इसको बना के देखिए सेंटेंस को, आई लाइक डॉग्स, आप ऐसा बोलते हैं ना, आई लाइक डॉग्स। तो इसमें बीच में हमने कुछ लगाया गया डॉग से पहले, कोई जरूरत नहीं होती। सेम वे में डोंट है तो भी क्या कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आई डोंट लाइक डॉग्स बट आई लाइक माई ब्रदर्स डॉग। सो ये हो जाएगा भाई नो आर्टिकल। आई हैवेंट सीन हिम इन डैश 5 years, आई हैवेंट सीन हिम इन 5 years। नो आर्टिकल, कोई आर्टिकल की जरूरत नहीं है। कोब ब्रायंट इज ए बास्केटबॉल प्लेयर, वह एक बास्केटबॉल प्लेयर है। ही इज ए क्रिकेट प्लेयर, ही इज ए टेनिस प्लेयर। सो सेम वे में ही इज ए बास्केटबॉल प्लेयर। सो ए, सी इज द करेक्ट आंसर।
द फायर डैश द हर्ट्स बिफोर द फायर ब्रिगेड केम। देखो, बिफोर द फायर ब्रिगेड केम, ऐसा हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि पास्ट परफेक्ट जो टेंस होता है ना, उसका यूज तब किया जाता है जब दो चीजें पास्ट में हुई हो और एक के होने से पहले दूसरी हो चुकी हो। जैसे घर जल चुका था, मतलब जो हट्स थी वो जल चुकी थी फायर ब्रिगेड के आने से पहले। फायर ब्रिगेड पास्ट में आई है और उससे पहले ही एक्शन क्या हो चुका है, जो हट्स थे वो जल चुके हैं। दोनों काम पास्ट में पास्ट परफेक्ट यूज करेंगे आप। हैड बर्न, द फायर हैड बर्न द हट्स बिफोर द फायर ब्रिगेड केम। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। आई हैव डैश माई वर्क, आई हैव डन माई वर्क। सो हैज हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज की जाती है, आई हैव डन माई वर्क। डोंट मेक ए नॉइज, शी इज स्लीपिंग। सो शी इज, कि भाई प्लीज शोर शराबा मत करिए, वो सो रही है, वह सो रही है। शी इज स्लीपिंग, कंटिन्यूअस एक्टिविटी है ना, सो ऑब्वियसली सी इज करेक्ट आंसर। विल यू गो डैश ए मूवी, विल यू गो टू सी ए मूवी, सही है। सीन तो आ नहीं सकता है ना, विल आया है तो टू सी नहीं हो सकता, तो ऑब्वियसली विल यू गो टू सी ए मूवी, क्या आप एक मूवी देखने जाएंगे। यू आर रिक्वायर्ड टू रीअरेंज, ये हमें पी क्यू आर एस रीअरेंज करना है, चलिए करते हैं। देखो, फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स famous symbols of ancient civilizations, monuments have been created and they are often the most durable and okay। सबसे पहली चीज क्या बताई गई आप लोगों को कि आपको जब भी PQRS अरेंज करना हो आप नाउन देखिए। सबसे पहले जहां भी नाउन आ रखा होगा वहीं से सेंटेंस स्टार्ट होता है। तो मोन्यूमेंट्स एक नाउन है, फोर से तो स्टार्ट नहीं होगा, फेमस से स्टार्ट नहीं होगा, एंड दे से नहीं होगा। सो स्टार्ट किससे होगा, आर से स्टार्ट होगा, ये फर्स्ट होगा मतलब। ओके, आर से स्टार्ट होने वाले कितने हैं आपके पास ऑप्शंस? आपके पास एक ही ऑप्शन है जो आर से स्टार्ट हो रहा है, कुछ सोचने की जरूरत है क्या? नो। फिर भी अगर आप पढ़ना चाहें तो एक बार देख लो भाई। मोन्यूमेंट्स हैव बीन क्रिएटेड फॉर थाउजेंड ऑफ ईयर्स एंड दे आर ऑफन द मोस्ट ड्यूरेबल एंड फेमस सिंबल्स ऑफ एंशिएंट सिविलाइजेशन। तो कोई दिक्कत ही नहीं है। सो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। You are required to rearrange this part, same way में PQRS है भाई। is one of the most widely used indicators, इससे तो स्टार्ट नहीं होगा है ना, is helping और बार रखी है। नेक्स्ट देखो, of ecosystem for assessing the conservation status, बिल्कुल क्लियर हो रखी है बात। यहाँ पे नाउन कहाँ पे आ रखा है, द कंजर्वेशन स्टेटस, एस से स्टार्ट होगा। एस से स्टार्ट होने वाले कितने हैं भाई, अपने पास दो ऑप्शन है, एस पी आर क्यू आएगा या एस आर क्यू पी आएगा। तो एस के बाद देख लो पी आएगा कि आर आएगा, एक बार चेक करते हैं। एस के बाद द कंजर्वेशन स्टेटस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इज वन ऑफ द मोस्ट वाइडली यूज्ड इंडिकेटर्स, सेट हो रहा है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद फॉर असेसिंग द कंडीशन ऑफ इकोसिस्टम्स एंड देयर बायोडाइवर्सिटी, बिल्कुल सही है, एस पी आर क्यू करेक्ट है। एस के बाद आर नहीं आएगा, द कंजर्वेशन स्टेटस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स फॉर असेसिंग आ सकता है क्या, नहीं, लिंक ही नहीं हो रहे हैं आपस में। सो ऑब्वियसली ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। फॉर ए शॉर्ट टाइम वेर ए न्यू इनोवेटिव और मच इंप्रूव्ड प्रोडक्ट, सो आपका फोर से तो स्टार्ट नहीं होगा। द प्रैक्टिस ऑफ प्राइस स्कीमिंग, द प्रैक्टिस ऑफ प्राइस स्कीमिंग एक सब्जेक्ट आ रखा है, द प्रैक्टिस। सो आगे और देखो, और भी किसी में नाउन यूज कर रखा है क्या, आर में इज लॉन्च्ड, इससे स्टार्ट नहीं होगा। और एस क्या है, इन्वॉल्व चार्जिंग ए रिलेटिवली हाई प्राइस। सो एक चीज तो कंफर्म है यार, ये फर्स्ट होगा सेंटेंस, क्यू से स्टार्ट होगा। अब क्यू से स्टार्ट होने वाले कितने ऑप्शन है अपने पास, एक ही ऑप्शन है, क्यू एस पी आर। सो ऑब्वियसली ए इज करेक्ट आंसर। और लिंक करके देख लीजिए आप, क्यू एस पी आर, ठीक है। द प्रैक्टिस ऑफ प्राइस स्कीमिंग involved charging a relatively high price for a short time where a new innovative or much improved product is launched onto a market। so obviously link होनी है सारी चीजें। सो सिंपल, अगर आपको बिल्कुल बेसिक नॉलेज है ना PQRS की, तो भी आपने इजीली कर दिया होगा कि भाई जो आपका नाउन दे रखा है उससे स्टार्ट होगा।
नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। यू आर रिक्वायर्ड टू रीअरेंज दीज पार्ट्स विच आर लेबल्ड PQRS। फिर से देखो भाई, कहाँ दिखाई दे रहा है नाउन? ताजमहल, सो क्यू से स्टार्ट होगा। अब क्यू से स्टार्ट होने वाले देखो सेंटेंस कितने हैं आपके पास, QPRS है और ये QSRP है और एक ये भी है, 3 है भाई। सो क्यू के बाद P आएगा, S आएगा, या फिर इसमें भी S देख लेते हैं। द ताजमहल इज ए ब्यूटीफुल मोन्यूमेंट, बिल्कुल ऐसा आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। P लगा के देखें, द ताजमहल इज ए बाई नहीं आ सकता, P नहीं आ सकता क्यू के बाद S ही आएगा। यहां से B ऑप्शन होगा या D होगा। अब आगे देखो, द ताजमहल इज ए ब्यूटीफुल मोन्यूमेंट बिल्ट इन 1631 बाई एन एम्परर नेम्ड शाहजहां इन द मेमोरी ऑफ हिज वाइफ। अब हिज वाइफ बोल रहा है तो हिज कब लगाते हैं आप? उससे पहले उसका जिक्र किया गया होगा, तो शाहजहां का जिक्र पहले किया गया है ना, तो P पहले आएगा और R बाद में आएगा। सो Q स्टार्टिंग किससे करेंगे आप? Q से स्टार्ट होगा आपका S, Q के बाद क्या आ जाएगा? S, उसके बाद P और R, QSPR। सो D इज द करेक्ट आंसर। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। QSPR एक बार पढ़ के दिखा देते हैं आपको। द ताजमहल इज ए ब्यूटीफुल मोन्यूमेंट बिल्ट इन 1631 by an emperor named Shahjahan in the memory of his wife मुमताज महल। आई होप दिस इज क्लियर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। यू आर रिक्वायर्ड टू रीअरेंज, फिर से PQRS है, ओके, बट आई होप आपको मजा आ रहा होगा क्योंकि काफी सिंपल आए में PQRS। द गेटवे ऑफ इंडिया यही दिखाई दे रहा है, देखो सीधा नाउन ये है, यही होगा फर्स्ट। सो क्यू से स्टार्ट होने वाले कितने ऑप्शन है? 2 ऑप्शन है, देख लेते हैं। क्यू के बाद ऐसा आएगा कि P आएगा, चेक करते हैं। द गेटवे ऑफ इंडिया वॉज ओपन फॉर जनरल पब्लिक, द गेटवे ऑफ इंडिया वॉज डिजाइन बाई, दोनों आ सकते हैं, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। तो अब एक बार फुल ऑप्शंस लेके देखते हैं। ए लेके देखते हैं, QSPR। द गेटवे ऑफ इंडिया वॉज ओपन फॉर जनरल पब्लिक, वॉज डिजाइंड बाई द ब्रिटिश आर्किटेक्ट जॉर्ज विटलेट एंड इन द ईयर 1924। लिंक नहीं हो रही है चीजें। अब दूसरा देखो, द गेटवे ऑफ इंडिया वॉज डिजाइंड बाय ब्रिटिश आर्किटेक्ट जॉर्ज विटेट, उनके द्वारा डिजाइन किया गया। कब? सॉरी, द गेटवे ऑफ इंडिया वॉज डिजाइंड बाय द ब्रिटिश आर्किटेक्ट जॉर्ज विटेट एंड आगे क्या आएगा अपना? QPS एंड वॉज ओपन फॉर जनरल पब्लिक कब? इन द ईयर 1924। सो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। बी आंसर हो जाएगा भाई इसका, क्योंकि ए तो सेट नहीं हो रहा ना, आपस में चीजें लिंक नहीं हो रही हैं। आप बी जब पुट अप करके देखोगे ऑप्शंस में तो करेक्ट आ रहा है। सो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। डू यू डैश दीज इवेंट्स, यू के बाद क्या आएगा? लाइक आएगा कि लाइक्स आएगा? लाइक। डू यू लाइक दीज इवेंट्स, यू को एज ए प्लूरल काउंट किया जाता है, सेम में जैसे आई को किया जाता है। चलिए बढ़ते हैं आगे। द डॉग एंड द कैट डैश बीन फेड, द डॉग एंड द कैट, सो प्लूरल यूज होगा, आगे 2 चीजों को कनेक्ट किया गया है ना। सो प्लूरल हैव बीन आना चाहिए, हैव बीन फेड, हैव, डी ऑप्शन है। सो डी इज द करेक्ट आंसर। हिज वर्क्स डैश एप्रिशिएबल, हिज वर्क्स आर एप्रिशिएबल। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। मैनी ए मैन डैश सफर्ड ड्यूरिंग पार्टीशन, मैनी ए मैन हैज सफर्ड ड्यूरिंग पार्टीशन। क्यों? क्योंकि मैनी ए मैन इज ट्रीटेड एज ए सिंगुलर सब्जेक्ट, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या आएगी? सिंगुलर वर्ब आएगी, तो सिंगुलर क्या हो जाएगा? हैज। सो मैनी ए मैन हैज सफर्ड ड्यूरिंग पार्टीशन। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। द चीफ अलोंग विद हिज फैमिली, ये अच्छे से करवाया गया आपको कि जब भी किसी चीज को प्रेपोजिशन के साथ जोड़ा जाए, जैसे मोहित विद हिज फ्रेंड्स डैश गोइंग टू दिल्ली। ठीक है, अब देखो मोहित विद हिज फ्रेंड्स इज या आर, ध्यान से देख के बताओ, इज आएगा कि आर आएगा? इज आएगा। मोहित विद हिज फ्रेंड्स इज गोइंग टू दिल्ली, यहाँ पे ये चीज तो प्रेपोजिशन से कनेक्ट की गई है, विद
के साथ लगा दिया गया है हिज फ्रेंड्स। मेन जो सब्जेक्ट है वो मोहित ही है, जिसके अकॉर्डिंग आपकी हेल्पिंग वर्ब आएगी। सो मोहित इज गोइंग टू दिल्ली, बीच में मतलब एडिशनल एज एडजेक्टिव क्लोज आपने लगा दिया विद हिज फ्रेंड्स। सेम वे में on the similar line, the chief along with his family is involved. So is involved, C is the correct answer। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। she shall dash soon, she shall come soon, so obviously A is the correct answer। shall के बाद क्या आएगा, फर्स्ट फॉर्म आएगी, so A is the correct answer। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। मीजल्स दिखने में प्लूरल दिखता है, लेकिन एक बीमारी का नाम है जो कि अपने आप में सिंगुलर है। मीजल्स इज ए कॉमन डिजीज अमंग चिल्ड्रन। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, हाँ ये काफी कंफ्यूजिंग क्वेश्चन हो सकता है आपके लिए। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, बहुत सारे डायरेक्टर्स का एक बोर्ड है, सो दिस इज ट्रीटेड एज ए सिंगुलर, मतलब एक सिंगल की तरह क्वांटिटी एंटिटी काउंट होगी। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैज बीन एनसीएस। लेकिन दिक्कत यह है कि ब्रिटिश इंग्लिश में काफी जगह इसको एज ए प्लूरल भी काउंट किया जाता है, बट भाई इसमें आपके डिफरेंट ओपिनियंस होंगे, लेकिन मेरी तरफ से जो फाइनल आंसर है वो सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। बिकॉज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, जो डायरेक्टर्स है उनका एक बोर्ड, सो बोर्ड अपने आप में सिंगुलर है, हैज बीन एनसीएस। फ्यू एप्लीकेंट्स डैश बैक्ड आउट, फ्यू एप्लीकेंट्स हैव बैक्ड आउट। वर बैक्ड आउट लगा दोगे तो आप ये पैसिव बन जाएगा और इसका मतलब आपने उनको निकाला है, सो ऑब्वियसली हैव आएगा, ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। सम ऑफ द राइस, राइस अनकाउंटेबल है, जैसे फर्नीचर होता है ना, तो फर्नीचर के साथ आप इज लगाते हो, आर तो लगाते नहीं हो, है ना। जो भी अनकाउंटेबल होते हैं उनके साथ सिंगुलर आता है, सिंगुलर वर्ब आती है। सो सम ऑफ द राइस इज स्टिल लेफ्ट, सो ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। 92, पब्लिक स्पीकिंग इज ए स्किल, सो ऑब्वियसली डी इज द करेक्ट आंसर। भाई पब्लिक स्पीकिंग मतलब सिंगुलर है ना, एक स्किल है, इज ए स्किल। ए मैन, ओके पैसेज आ गया 93 से 97। चलिए देखते हैं। ए मैन इज नोन बाय द बुक ही रीड्स एज वेल एज बाय द कंपनी ही कीप्स, कि भाई किसी भी आदमी को कैसे जाना जाता है कि वो किस टाइप की बुक्स पढ़ता है और किस टाइप के उसके साथी हैं। ये दोनों चीजें आप देख लोगे तो आपको पता चल जाएगा उस आदमी का लेवल। For there is a companionship of books as well as of men, and one should always live in the company whether it be of books or of men, क्योंकि हाँ इनमें से एक ही कंपनी में वो रहता है। A good book may be among the best of friends, एक अच्छी बुक्स जो होती है वो बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स में से एक हो सकती है आपकी। It is the same day that it always was and it will never change, और ये क्योंकि कभी चेंज नहीं होती है, जैसी आज है पहले थी वैसी आगे रहेगी। इट इज द मोस्ट पेशेंट, सबसे ज्यादा पेशेंस है, मतलब मोस्ट पेशेंट एंड चीयरफुल ऑफ कंपेनियंस, जो आपके चीयरफुल कंपेनियंस हैं और जो सबसे मोस्ट पेशेंट है उनमें से एक है। इट डज नॉट टर्न इट्स बैक अपॉन इन टाइम्स ऑफ एडवर्सिटी और डिस्ट्रेस। एडवर्सिटी का मतलब होता है मुसीबत का समय, सो मुसीबत के समय पे ये पीठ नहीं दिखाती है। इट ऑलवेज रिसीव्स अस विद द सेम काइंडनेस, अम्यूजिंग एंड इंटरेस्टिंग us in youth, comforting and consoling us in age। अब देखो भाई, which of the following would be the most appropriate title for the given passage? Books show the reader's character, books as man's abiding friends, books are useful in the youth, the importance of books in old age, ये तो कोई बात ही नहीं की गई ओल्ड एज की। बुक्स आर यूजफुल इन द यूथ, ऐसा कभी नहीं बोला इसने ओनली यूथ में जरूरत है या ओल्ड एज में यूज होती है, ऐसा कहीं नहीं बोला गया है। ऑप्शन बच गया आपके पास दो, बुक्स शो द रीडर्स कैरेक्टर, बुक्स एज मैंस अबाइडिंग फ्रेंड्स। सो जो सेकंड वन है दैट इज मोर सुटेबल, क्योंकि इसको बताया गया है कि परमानेंट फ्रेंड होती हैं, कभी चेंज नहीं होती, इस टाइप से बातें की गई है, सो ये ज्यादा सुटेबल है आपका बी। तो चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। Which of the following is opposite in the meaning of the word adversity occurring in the passage? देखो adversity का मतलब होता है मुसीबत, और उसका उल्टा हो जाएगा फिर prosperity, समृद्ध होना। He belongs to a prosperous family, ऐसा बोलते हैं ना, prosperous,
प्रोस्पेरिटी, समृद्ध परिवार। सो बी इज द करेक्ट आंसर ऑपोजिट में। The statement a good book may be among the best of friends in the passage means that there cannot be better friend than a good book. Books may be good friends but not better than good men. ऐसी तो कोई बात ही नहीं की गई है। A good book can be included among the best of friends of mankind. ये बात सही है बिल्कुल। बात की गई थी ना ऊपर, देखो ये यहां पे ए गुड बुक में बी अमंग द बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स कि उनमें से एक हो सकती है आपकी, तो वही यहां पे बात कराई। A good book can be included among the best of friends of mankind. So C is the correct answer. Next देखो, according to the passage which of the following statements is not true? Good books as well as good men always provide the finest company. सही बात है ये तो। A good book never betrays us, ये भी सही बात है। We have sometimes to be patient with a book as it may bore us. बोरिंग करने की बात तो पूरे पैसेज में कहीं नहीं की गई है। A good book serves as a permanent friend, ये बात भी सही। तो ये ऑप्शन एक ऐसा बच गया जिसका जिक्र नहीं किया गया। सो सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू द पैसेज ए मैन मे यूजुअली बी नोन बाय द बुक्स ही रीड्स बिकॉज, ऐसा क्यों कहा गया है? ऐसा चारों ऑप्शन आप पढ़ के देखिए। हिज रीडिंग हैबिट शोज दैट ही इज ए स्कॉलर, नहीं विद्वान वगैरह की तो बात नहीं की। द बुक्स ही रीड्स अफेक्ट थिंकिंग को अफेक्ट करते हैं, कोई डाउट नहीं है। बुक्स प्रोवाइड हिम ए लॉट ऑफ नॉलेज, ये बात भी सही है। लेकिन ये बात कर रहा है कि उसको जाना कैसे जाएगा। हिज सिलेक्शन ऑफ बुक्स जनरली रिवील्स हिज टेम्परामेंट एंड कैरेक्टर, बिल्कुल सही बात। देखो ऐसा बोला जाता है साइकोलॉजी में भी कि जिस टाइप के आपके दोस्त होते हैं ना, आप वैसे ही होते हैं। अगर किसी आदमी को मुझे मतलब चेक करना है तो मैं जस्ट उसके 5-6 दोस्तों के बारे में पता करूंगा। वो अगर अच्छे हैं, पढ़ाई में लिखाई में अच्छे हैं, पढ़ने वाले हैं, कैरियर ओरिएंटेड हैं, सो फिर ऑब्वियसली वो भी सेम गाइडलाइन फॉलो कर रहा होगा। और अगर वो बदमाश हैं तो चांसेस हैं कि वो भी बदमाश हो। तो सेम वे में चीजें काम करती हैं। तो उसका जो सिलेक्शन ऑफ बुक्स है उस पर डिपेंड करता है कि हाँ भाई वो किस टाइप की मोटिवेशनल बुक्स पढ़ना पसंद है उसको, या फिर उसको कॉमिक्स पढ़ना पसंद है, या फिर उसको जिस टाइप की भी मैगजीन्स पढ़ना पसंद है, उसको हेल्थ एंड फिटनेस की मैगजीन पढ़ना पसंद है, तो उससे उसका पता चल जाता है टेम्परामेंट क्या है। सो डी इज द करेक्ट आंसर। देखो ग्लटन इज रिलेटेड टू ईट, ग्लटन का मतलब होता है बहुत ज्यादा खाने वाला। गैरुलस इज रिलेटेड टू, गैरुलस का मतलब होता है बहुत ज्यादा बोलने वाला। वॉक, टॉक, लाफ, ट्रेवल, सो टॉक इज द करेक्ट आंसर। जो वर्ल्ड पावर मेड इजी बुक है काफी मोटी है, वैसे वो अगर आप देखोगे तो डर सकते हो। रेड कलर का उसका कवर है, उसमें ये वर्ड है भाई गैरुलस। गैरुलस स्पीकर्स के बारे में बताया गया है उसमें। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। ड्वेल इज रिलेटेड टू डेनिजन, ड्वेल रहना और डेनिजन रहने वाले। सो एज इनहेरिट इज रिलेटेड टू ईयर, ईयर मतलब एज साइलेंट होता है इसमें, जो नेक्स्ट मतलब जो उसमें उसको यूज करेगा। सो इनहेरिट इज रिलेटेड टू हियर, सो ये आपका डी से रिलेटेड है। राइटर इज रिलेटेड टू रीडर, मतलब ऑपोजिट है। एक बंदा राइट करता है, दूसरा रीड करता है। सो सेम में प्रोड्यूसर इज रिलेटेड टू, एक बंदा प्रोड्यूस कर रहा है, जैसे मान लो फार्मर्स हैं, खाना मतलब आपके गेहूं प्रोड्यूस कर रहे हैं। सो दूसरी साइड क्या है? कंज्यूमर है, जो कंज्यूम करते हैं। सो आपको इसी सेम वे में जैसे ये दोनों लिंक हो रखे हैं, ऐसे आप जब इसको लिंक करोगे तो कंज्यूमर इज द करेक्ट आंसर। सो बी इज द करेक्ट आंसर। एंड आई होप यू एंजॉयड द एंटायर पेपर डिस्कशन एंड फुल मस्ती के साथ आपने सारे क्वेश्चंस किए होंगे और एग्जाम में भी आपने सही से अटेम्प्ट किए होंगे। ऑल द बेस्ट फ्रॉम माय साइड। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।